गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। निर्मल टीटी की ऑनलाइन क्लासेस में मैं रेणु गुप्ता आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ प्रमापीकृत उपकरणों का वर्गीकरण। किस पेपर के अंतर्गत? अधिगम के आकलन के अंतर्गत। इससे पहले की क्लास में हम प्रमापीकृत सूचना प्राप्त करने के उपकरणों के बारे में पढ़ रहे थे, जिनको दो भागों में हमने डिवाइड किया था, प्रमापीकृत और अप्रमापीकृत। प्रमापीकृत उपकरणों के वर्गीकरण के अंदर मैंने आपको बता दिया था, पहला बिंदु बता दिया था कौन सा? बुद्धि परीक्षण। दूसरा बताया था निष्पत्ति परीक्षण। तीसरा आज हम पढ़ेंगे रुचि परीक्षण। बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत हमने छात्रों का बौद्धिक स्तर ज्ञात किया था। निष्पत्ति परीक्षण के अंतर्गत हमने शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हुई है इसका अध्ययन किया था। और तीसरा है हमारा रुचि परीक्षण। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इंटरेस्ट। रुचि परीक्षण का प्रयोग क्यों किया जाता है? रुचि परीक्षण का प्रयोग शिक्षक के द्वारा छात्रों की रुचियों को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। उसकी रुचि किस सब्जेक्ट में है, किस क्षेत्र में है, इनका ज्ञान करने के लिए हम इस रुचि परीक्षण का प्रयोग करते हैं। रुचि परीक्षण को रुचियों को ज्ञात करने की विधियों के आधार पर 4 भागों में हम बांट सकते हैं। इसमें पहला है हमारा, 4 भागों में हम डिवाइड करेंगे इनको। चार भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला अभिव्यक्त रुचियां। दूसरा निर्देशित रुचियां। पहला अभिव्यक्त रुचियां, दूसरा निर्देशित रुचियां, तीसरा आकलित रुचियां। चौथा मापित रुचियां। मापित रुचियां। देखिए 4 भागों में हमने रुचि परीक्षण को रुचियां ज्ञात करने के आधार पर 4 भागों में वर्गीकृत किया है। पहला है हमारा अभिव्यक्त रुचियां, दूसरा है निर्देशित रुचियां, तीसरा है आकलित रुचियां और चौथा है हमारा मापित रुचियां। इसमें प्रथम तीनों प्रकार की जो रुचियां हैं वह आसानी से ज्ञात की जा सकती। प्रथम तीनों प्रकार की रुचियों को जानकारी के लिए अनौपचारिक मापन उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। अनौपचारिक विधियां हैं ये। अनौपचारिक, इनको ज्ञात करने के लिए अनौपचारिक मापन विधियों, यानी कोई स्केल नहीं है इनका, हम आसानी से इनको ज्ञात कर सकते हैं। अभिव्यक्त रुचि में क्या होता है, छात्र से पूछ लिया जाता है आपकी रुचि किस किस क्षेत्र में है। निर्देशित रुचियों में हम छात्र जो बताता है हम उसमें गाइडलाइन दे देते हैं कि हाँ इसमें करो, इसमें करो, वो निर्देशित हो जाता है। आकलित में भी उनका आकलन लगाया जा सकता है कि ये छात्र शारीरिक रूप से फिट है, स्वस्थ है, तो ये किस क्षेत्र में किस क्षेत्र में जा सकता है। ये हैं अनौपचारिक मापन की विधियों में हम काम में लेते हैं साक्षात्कार, व्यक्ति द्वारा लिखवाना, छात्रों के द्वारा लिखवाना या प्रश्नावली विधि ऐसी। और मापित रुचियों में एक निर्धारित रेटिंग स्केल होता है जिसके आधार पर रुचियों का मापन किया जाता है। तो इतनी खास इंपॉर्टेंस नहीं है रुचि परीक्षण में, केवल इसका महत्व इतना ही है कि शिक्षा में जो एक पहलू जोड़ा गया है कि छात्र का सर्वांगीण विकास करना है, तो छात्र किस क्षेत्र में विशेष रुचि रखता है उस आधार पर शिक्षण विधियों का निर्माण किया जा सके, उस आधार पर उसे आगे बढ़ाया जा सके, इसलिए इस परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। चौथा है हमारा अभियोग्यता परीक्षण। चौथा है हमारा अभियोग्यता परीक्षण। अभियोग्यता परीक्षण में का प्रयोग देखिए क्यों किया जाता है, इसे हम कहते हैं एबिलिटी टेस्ट। एबिलिटी टेस्ट। एबिलिटी, छात्र क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, क्या उसके अंदर योग्यता है, इसका टेस्ट किया जाता है अभियोग्यता परीक्षण में। इसकी परिभाषा दी है फ्रीमैन ने। फ्रीमैन ने कहा है, देखिए अभियोग्यता परीक्षण वह है जिसकी रचना किसी विशेष प्रकार की या सीमित
क्षेत्र की क्रिया करने की बीजभूत योग्यता को मापने के लिए किया जाता है। देखिए फ्रीमैन के अनुसार अभियोग्यता परीक्षण वह परीक्षण है जिसका प्रयोग किसी विशेष प्रकार की या सीमित क्षेत्र की किसी विशेष प्रकार की या सीमित क्षेत्र की क्रिया करने की बीजभूत योग्यता को मापने के लिए किया जाता है। क्या कहा फ्रीमैन ने, देखिए ध्यान से, अभियोग्यता परीक्षण वह परीक्षण है जिसका प्रयोग किसी विशेष प्रकार की या सीमित क्षेत्र की क्रिया करने की, इसमें मेन बिंदु है, बीजभूत योग्यता को मापने के लिए किया जाता है। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति में कोई ना कोई गुण बीज रूप में विद्यमान होता है। कई बार बालक को पता ही नहीं होता कि वह क्या कर रहा है और उसके अंदर योग्यता किस बात की है। तो किसी सीमित क्षेत्र में वह सोचता मैं ये नहीं कर सकता। आपने देखा होगा पहले भी हमारे पुराणों में भी, रामायण में भी ये बताया गया, हनुमान जी को उनका बल याद नहीं था तो बल याद दिलाया, फिर वह अनोखे ही काम करने लगे। तो ऐसे ही इन चीज़ों का ज्ञात करने के लिए कि जो उनमें छुपी हुई योग्यताएं हैं, जो बीज रूप में विद्यमान है, जन्म से ही विद्यमान है, उनका ज्ञान करने के लिए हम इस प्रकार के परीक्षण का प्रयोग करते हैं। अभियोग्यता परीक्षण का प्रयोग फ्रीमैन के अनुसार इस प्रकार से किया जाता है। अगला है हमारा व्यक्तित्व परीक्षण, पर्सनैलिटी टेस्ट। व्यक्तित्व परीक्षण, पर्सनैलिटी, छात्रों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने के लिए वह कैसा व्यवहार, किस प्रकार के लोगों के बीच किस प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित करता है, यह जानने के लिए पर्सनैलिटी टेस्ट किया जाता है। वह एबनॉर्मल परिस्थिति में पर्सनैलिटी वह कैसे समाज के किस प्रकार के लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता है, यह जानने के लिए इस प्रकार का टेस्ट किया जाता है। ये 5 प्रकार के टेस्ट हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, प्रमापीकृत उपकरणों के अंतर्गत। अब हम पढ़ते हैं अप्रमापीकृत उपकरण। अप्रमापीकृत में सबसे पहला था हमारा प्रश्नावली। कौन सा था हमारा, प्रश्नावली। प्रश्नों की अवली, नाम से स्पष्ट है, प्रश्नों की प्रश्नोत्तर, यानी कि इसमें इस मापीकृत उपकरणों के अंतर्गत प्रश्नावली विधि में प्रश्नों के माध्यम से छात्रों का मूल्यांकन किया जाता है, परीक्षण किया जाता है। किसी एक क्षेत्र से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रश्न तैयार किए जाते हैं जो कि प्रश्नावली के अंतर्गत आते हैं, जिससे कि छात्र का व्यापक मूल्यांकन किया जा सके। इनका उद्देश्य है सूचनाओं को प्राप्त करना, एकाधिक व्यक्तियों से के बारे में डाटा एकत्रित करना, ये चीज़ें ये बातें इसके अंतर्गत आती हैं। दूसरा है हमारी दूसरी विधि हमारी प्रेक्षण। दूसरी विधि क्या है हमारी, प्रेक्षण, जिसे हम नाम देते हैं ऑब्जर्वेशन का। ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन माने देखना, यानी
छात्र को कुछ करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। वह क्या करता है, क्या नहीं करता, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके लिए उसे पूरी तरह स्वतंत्र व्यवहार करने के लिए छोड़ दिया जाता है और शिक्षक दूर रहकर उसका निरीक्षण करता है, क्योंकि वह किसी प्रकार के दबाव में कार्य नहीं करे। हो सकता है शिक्षक उसे दूर से उसे पता लग जाए कि हाँ भाई टीचर द्वारा मेरा अवलोकन किया जा रहा है, निरीक्षण किया जा रहा है। प्रश्नावली विधि में ये बाउंडेशन रहती है, कई बार नहीं चाहते हुए भी हम सही आंसर के लिए नहीं, हमारा व्यवहार ऐसा नहीं है, फिर भी हम उस आंसर पर टिक कर देते हैं नंबर प्राप्त करने के लिए, लेकिन प्रेक्षण विधि में ऐसा संभव नहीं होता है, उसे स्वतंत्र व्यवहार करने के लिए छोड़ दिया जाता है। तीसरा है हमारा समाजमिति विधि। तीसरा है हमारा समाजमिति विधि। समाजमिति विधि का प्रयोग सामाजिक व्यवहार का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। किसके सामाजिक व्यवहार का? छात्र के सामाजिक व्यवहार का अध्ययन करने के लिए समाजमिति विधि का प्रयोग किया जाता है कि वह सामाजिक, उसमें क्या क्या है सामाजिकता है, क्या क्या सामाजिकता है, कैसा उसका सद्व्यवहार है, इस सब का अध्ययन करने के लिए समाजमिति विधि का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह ऐसीकृत समाज द्वारा ऐसीकृत व्यक्तियों के साथ रह रहा है, कैसा व्यवहार कर रहा है, उसमें कौन कौन से दुर्गुण समावेश हो गए हैं, कौन कौन से सद्गुण उसमें आ गए हैं, किस प्रकार का समाज, किस प्रकार का परिवेश उसके लिए उपयोगी है, इस चीज़ों को जानने के लिए समाजमिति विधि का प्रयोग किया जाता है। अगला है हमारा आत्मकथा विधि। चौथा है हमारा आत्मकथा विधि। आत्मकथा विधि का प्रयोग कैसे किया जाता है? जैसा कि आत्म, अपने बारे में, कथा कहना। देखा होगा आपने कई बार शिक्षक छात्र के ऊपर छोड़ देता है कि कुछ भी कहो, अपने विषय में ही बताओ। तो वह अगर स्वतंत्र रूप से बोलने वाला बालक है, स्पष्ट वक्ता है, तो वह अपने बारे में सब कुछ कह देगा। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार की बातें कहनी होती है। स्पष्ट वक्ता होना चाहिए, अपने पक्ष, अपने व्यवहार का कोई भी पक्ष शिक्षक से छुपा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर छात्र ने मुंह देखी कह दी, यानी शिक्षक के सामने अपना अच्छा ही अच्छा व्यवहार प्रदर्शित किया है, तो उसका परीक्षण ठीक प्रकार से नहीं हो पाएगा। इसका मेन बिंदु यही है कि जो भी सद्गुण या दुर्गुण हम में विद्यमान है, हम में जो अच्छी अच्छी बातें, बुरी बुरी बातें, बुरा व्यवहार, हम कैसी परिस्थिति में कैसा रिएक्शन करते हैं, ये सारी चीज़ें आत्मकथा विधि के अंतर्गत आती हैं। अगला है हमारा रेटिंग स्केल, निर्धारण मापनी। निर्धारण मापनी, इसमें एक स्केल निर्धारित कर दिया जाता है। अंकों के आधार पर इसमें छात्रों का परीक्षण किया जाता है कि आपको इस सीमा तक जाना है। हम किसी के बारे में जो निर्णय ले रहे हैं, किसी वस्तु के मूल्य का जो आकलन कर रहे हैं, कई बार वह सही नहीं किया जाता, तो उसके लिए हम रेटिंग निर्धारित करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कई वस्तुओं पर लगता ISI प्रमाणित, तो वो क्या है? स्केल निर्धारित है कि हाँ ये प्रमाणित हो चुकी है, यहाँ तक जाएगी, यहाँ ये मार्क जिस पर है वह चीज़ पूरी तरह से वैलिड है, तो ये रेटिंग स्केल है, निर्धारण मापनी। अगला है हमारा वृत्तांत अभिलेख। वृत्तांत अभिलेख, वृत्तांत का मतलब यही है प्रत्येक, देखिए वृत्तांत सुने होंगे, हम कहते हैं बहुत सारे वृत्तांत सुन रखे हैं। वृत्तांत का मतलब है प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में, प्रत्येक छात्र के जीवन में कोई ना कोई घटना अवश्य घटती है, उस घटना के विषय में उसे बताना, उसके द्वारा बताना किसके अंतर्गत आता है? वृत्तांत अभिलेख के अंतर्गत। जो घटनाएं महत्वपूर्ण होती है उन्हें वह लिखित में लिखता है, जो घटनाएं कम महत्वपूर्ण होती है उन्हें वह मौखिक ही कह देता है, लेकिन कहना उसे। लेकिन सबसे मेन जो बात है वृत्तांत अभिलेख में, वो ध्यान रखने योग्य यह है कि यह संक्षिप्त और औपचारिक होना चाहिए, अनौपचारिक होना चाहिए। दूसरा है कि इसमें व्यक्ति द्वारा घटना स्वयं देखी हुई होनी चाहिए, स्वयं देखी गई होनी चाहिए, यानी कही हुई, सुनी, दूसरे के द्वारा सुनी हुई बातों का इसमें समावेश नहीं किया जाता कि ये प्रत्यक्ष रूप में घटित होते हुए आपने देखा है, तभी वह वृत्तांत अभिलेख के अंतर्गत। क्योंकि हम जब कहते हैं आप बीती सुनाते हैं, आप बीती कि मुझ पर बीती हुई है, मैंने देखी हुई,
मैंने ऐसा घटित होते हुए देखा है, वो इसके अंतर्गत रखा जाता है। अगला है व्यक्ति अध्ययन विधि। सातवां है हमारा व्यक्ति अध्ययन, जिसे हम बोलते हैं केस स्टडी। अभी तक तो हमने पढ़ा था आत्मकथा, वृत्तांत, अभिलेख, ये दोनों ही तो अपने से संबंधित थी, लेकिन व्यक्ति अध्ययन दूसरे व्यक्ति के विषय में क्या विचार रखते हैं। व्यक्ति अध्ययन विधि से में किसी दूसरे बालक के विषय में किसी दूसरे बालक से केस स्टडी कराई जाती है, उसके व्यवहार का मूल्यांकन कराया जाता है कि यह इस विषय में क्या सोच रखता है, अगर रखता है तो कैसी रखता है, सही रखता है, नकारात्मक रखता है, सकारात्मक सोच रखता है, अगर नकारात्मक रखता है तो इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, दोनों में ही कोई कमियाँ हो सकती हैं, और सकारात्मक रखता है तो उसे हम प्रेरित कर सकते हैं। तो ये केस स्टडी भी इसमें अप्रमाणीकृत उपकरणों के अंतर्गत आती है, ये थी। और अगला है हमारा, इसमें एक और है साक्षात्कार विधि। साक्षात्कार जिसे हम इंटरव्यू बोलते हैं आजकल फैशन में, उसमें कि हाँ भाई इंटरव्यू है। इंटरव्यू क्या होता है, सबसे जो मेन पॉइंट जो इंटरव्यू का होता है वह होता है आत्मविश्वास बढ़ाना। इसमें क्या देखा जाता है, कॉन्फिडेंस, आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है अपने आप को अभिव्यक्त करने का, वो साक्षात्कार के अंतर्गत आता है। आपका ओवरऑल व्यक्तित्व, पर्सनालिटी भी इसमें आ गया, आपका बोलने की कैपेसिटी, बोलने का तरीका, दूसरे के साथ दूसरी जगह पर आपका व्यवहार, समाज के लोगों के साथ आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, आप किस बात पर उत्तेजित हो जाते हैं, कितना आप नर्वस हो जाते हैं, वो सारी चीज़ें प्रत्यक्ष दर्शन में सामने आ जाती हैं इस विधि में, साक्षात्कार विधि के अंतर्गत। ये थी हमारी परीक्षण की अप्रमाणीकृत विधि। अब साक्षात्कार देखिए एक व्यक्तिनिष्ठ तकनीक है, साक्षात्कार सामूहिक साक्षात्कार नहीं किया जाता, व्यक्तिनिष्ठ है, ये एक ही व्यक्ति का एक बार में किया जा सकता है। इसके माध्यम से हम पूर्वाग्रहों से ग्रस्त जो व्यक्ति है उसकी गलतफहमी को हम हटा सकते हैं। जैसे मुझसे किसी ने कहा ये वाला कैसा है, ये वाला कैसा व्यवहार कर सकता है, तो उसका साक्षात्कार करके उसका इंटरव्यू लेके मैं उसके विषय में जो मैंने पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर जो धारणा बना ली है कि हाँ ये पढ़ने वाला बालक नहीं है, ये मेरी क्लास में शैतानी करेगा, तो साक्षात्कार विधि से मैं उस गलतफहमी को दूर कर सकती हूँ। तो ये यहाँ पर ये साक्षात्कार विधि काम करती है। तो अप्रमाणीकृत उपकरणों के अंतर्गत हमने पढ़ लिया प्रश्नावली, प्रेक्षण जिसे हम ऑब्जर्वेशन भी कहते हैं, समाजमिति विधि जो बालक के सामाजिक अध्ययनों का सामाजिक व्यवहार का अध्ययन करने के लिए काम में ली जाती हैं, आत्मकथा विधि, निर्धारण मापनी, वृत्तांत अभिलेख जिसमें सबसे मेन बिंदु है स्वयं देखी हुई घटनाओं का ही वृत्तांत सुनाया जाता है, व्यक्ति अध्ययन किसी दूसरे व्यक्ति की केस स्टडी की जाती है, और अगला है हमारा साक्षात्कार जो कि बालक के, छात्र के या व्यक्ति के और ऑल ओवर व्यक्तित्व का मूल्यांकन करता है, व्यक्तित्व को प्रदर्शित करता है। ये थी हमारी सूचना प्राप्त करने की दोनों प्रकार की विधियाँ, प्रमाणीकृत विधि और अप्रमाणीकृत विधि। प्रमाणीकृत विधि कौन कौन सी थी हमने पढ़ी थी, याद है क्या? बुद्धि परीक्षण, निष्पत्ति परीक्षण, रुचि परीक्षण, अभियोगिता परीक्षण, पर्सनालिटी परीक्षण, ये सभी की कौन सी थी? प्रमाणीकृत विधियाँ। अब अगला बिंदु आता है हमारा परीक्षा, एग्जामिनेशन। अभी तक तो हमने पढ़ा था टेस्ट, अब आता है परीक्षा। परीक्षा, और परीक्षा का नाम आते ही हमारे दिमाग में क्या कौन जाता है? डर सा। कैसा हो सकता है परीक्षा? कौन कौन सी होती है परीक्षा? मौखिक परीक्षा और लिखित परीक्षा। कौन सी होती है? मौखिक परीक्षा और लिखित परीक्षा। इसी को ईवेल ने देखिए 3 भागों में वर्गीकृत कर दिया है। वैसे हम कह सकते हैं मौखिक परीक्षा और लिखित परीक्षा, लेकिन ईवेल एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं, इन्होंने परीक्षा को 3 भागों में बांटा है। पहला मौखिक परीक्षा, पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि मौखिक परीक्षा का कोई वर्गीकरण नहीं
होता है। दूसरा, निबंधात्मक परीक्षा। और तीसरा है हमारा वस्तुनिष्ठ परीक्षा। मौखिक परीक्षा, निबंधात्मक परीक्षा और वस्तुनिष्ठ परीक्षा। अब देखिए इन परीक्षाओं के माध्यम से क्या किया जाता है। अभी अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले आपको कि हम बुद्धि परीक्षण करते हैं बौद्धिक क्षमता का मापन करने के लिए, छात्र के बौद्धिक स्तर का मापन करने के लिए। तो वही उद्देश्य परीक्षा का है यहाँ पर कि छात्रों का बौद्धिक स्तर ज्ञात करने के लिए, उनके ज्ञान के स्तर का पता लगाने के लिए इन परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है, जिसमें हमने दो प्रकार बताए आपको, एक मौखिक परीक्षा, दूसरी लिखित परीक्षा। मौखिक परीक्षा में छात्र का आत्मविश्वास देखा जाता है और उसका पर्सनैलिटी देखी जाती है, उसकी व्यक्तित्व देखा जाता है। दूसरा है लिखित परीक्षा में उसके लिखने का कौशल, जिसको ईवेल ने निबंधात्मक परीक्षा और वस्तुनिष्ठ परीक्षा इस प्रकार से डिवाइड किया है। निबंधात्मक परीक्षा में छात्र प्रश्न का विस्तृत रूप में आंसर लिखता है, विस्तृत उसकी लिखने की क्षमता को देखा जाता है, लिखने का तरीका, वह क्या इस विषय में सोच रखता है वो। और वस्तुनिष्ठ परीक्षा का कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है, यह पूरी तरह से वैध विश्वसनीय होती है कि एक ही छात्र का उसी परीक्षण को बार बार अगर अप्लाई किया जाए तो वह बार बार वही आंसर दोहराएगा, जबकि निबंधात्मक परीक्षाओं में वस्तुनिष्ठता नहीं पाई जाती है। एक छात्र का यदि बार बार मूल्यांकन निबंधात्मक परीक्षा के द्वारा किया जाता है तो उसकी मार्किंग में अंतर आ जाता है। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशन रिसर्च में कहा गया है, अधिगम व शिक्षण प्रक्रिया का प्रभावशीलता की जाँच करना परीक्षा के अंतर्गत आता है। परीक्षा की परिभाषाओं के अंतर्गत देखिए, एनसाइक्लोपीडिया एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशनल रिसर्च। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशनल रिसर्च में कहा गया है कि अधिगम व शिक्षण प्रक्रिया की प्रभावशीलता की जांच करना, अधिगम व शिक्षण प्रक्रिया की प्रभावशीलता की जांच करना किसके अंतर्गत आता है? परीक्षा के अंतर्गत आता है। परीक्षा का महत्व क्या है कि छात्र ने कितना अधिगम किया है, शिक्षण प्रक्रिया कैसी है, शिक्षक द्वारा जो शिक्षण कराया जा रहा है उसमें उचित तकनीकों का प्रयोग किया गया है या नहीं किया गया है, शिक्षण प्रक्रिया उद्देश्यों की तरफ आगे बढ़ रही है, उद्देश्य प्राप्ति की ओर आगे बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है, अधिगम किस स्तर तक हुआ है, अगर नहीं हुआ है तो शिक्षण तकनीकों में सुधार किया गया है या नहीं किया गया है। ये सारी चीज़ें किसके द्वारा पता लगती हैं? परीक्षा के द्वारा। तो एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशनल रिसर्च कहता है कि अधिगम व शिक्षण प्रक्रिया की प्रभावशीलता की जांच करना ही परीक्षा के अंतर्गत आता है। अगला है हमारा नॉर्मन ई ग्रोनलैंड ने अपनी पुस्तक में मूल्यांकन को गुणात्मक तथा मात्रात्मक दोनों रूपों में देखने का प्रयास किया है। भाई परीक्षा क्यों आवश्यक है? मैंने आपको पहले चैप्टर में पढ़ाया था कि ग्रोनलैंड ने अपनी पुस्तक में बताया था कि परीक्षा क्या है, मूल्यांकन क्या है, मात्रात्मक व गुणात्मक कैसा होना चाहिए मूल्यांकन? मात्रात्मक भी होना चाहिए जिसमें अंक भी हो और गुणात्मक भी होना चाहिए, तभी वह सफल मूल्यांकन कहलाता है। मात्रात्मक और गुणात्मक मूल्यांकन किया जाना चाहिए। तो परीक्षा किस पर आधारित होनी चाहिए? मात्रात्मक और गुणात्मक मूल्यों पर आधारित होनी चाहिए। वर्तमान में परीक्षाओं का बहुत महत्व है। बिना परीक्षा के
छात्र आगे बढ़ नहीं सकता है। क्यों नहीं बढ़ सकता है? देखिए डॉक्टर ब्लूम ने कहा है कि परीक्षा अगर नहीं होगी, मूल्यांकन यदि नहीं होगा तो छात्र अपना मूल्यांकन कर सकेगा, ना तो छात्र को अधिगम मिलेगा, पुनर्बलन मिलेगा, ना ही शिक्षक को पुनर्बलन प्राप्त होगा। इसलिए परीक्षा विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। अब बात आती है कि परीक्षा में ध्यान रखने योग्य बातें कौन कौन सी हैं। तो यह जो त्रुटियां पाई जाती हैं परीक्षा में वो यही है, प्रश्न पत्र उद्देश्यनिष्ठ नहीं होते, प्रश्न पत्र उद्देश्यनिष्ठ नहीं होते, उनका कोई उद्देश्य नहीं होता। जो त्रुटियां हैं किसकी? परीक्षा की। भाई परीक्षा का उद्देश्य मैंने आपको बताया कि शिक्षक और छात्र के लिए परीक्षा उपयोगी है, शिक्षक व छात्र के लिए परीक्षा उपयोगी है। क्यों उपयोगी है? छात्र अपने अधिगम की जांच करता है, शिक्षक अपनी शिक्षण विधियों की जांच करता है। अगर छात्र इस परीक्षा के माध्यम से ही वे अपनी कमजोरियों का पता लगाते हैं, दोनों ही। शिक्षक सोचेगा कि मैंने ऐसी कौन सी विधियां हैं जो मेरी प्रभावी नहीं हुई। अगर अधिगम कम होगा तो शिक्षक को विचार करना होगा। तो ये अगर वह विचार करता है तो वह अपनी शिक्षक तकनीकों में आवश्यक रूप से सुधार कर सकता है। और यदि छात्र को अगर हम छात्र की परीक्षा नहीं ले तो छात्र को कुछ नहीं पता होगा, बेलगाम घोड़े की तरह आगे बढ़ा जाए। बेलगाम घोड़े का मतलब है कि उसके ऊपर कोई दबाव नहीं है, बस पढ़ा तो पढ़ा, नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा। जैसा कि आप देख रहे हो कोविड-19 की वजह से बच्चों का यही हाल हो गया कि प्रमोट हो गए अगली क्लास में बिना पढ़े, बिना एग्जाम। उन्हें पता ही नहीं है क्या पढ़ना था क्या नहीं पढ़ना था, अगली क्लास में आ गए। अभी भी यही सोच के बैठे हैं कि पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, तो बिना उनकी सोच पे कोई दबाव नहीं है। तो इसीलिए परीक्षा उपयोगी है। लेकिन परीक्षा में वर्तमान में क्या त्रुटियां पाई जाती हैं कि प्रश्न पत्र एक तो उद्देश्यों से हटकर बनाए जा रहे हैं, दूसरा है लोकप्रिय प्रश्नों को विभिन्न वर्षों में बार बार दोहराया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कॉम्पिटिशन मॉडल प्रश्न पत्र, पिछली कक्षाओं के प्रश्न पत्र। तो आप देखना कभी कि पहले प्रश्न पत्र में आप क्या गलतियां हो रही है। एक तो उद्देश्यनिष्ठ नहीं हो रहा है, और लोकप्रिय जो प्रश्न है, लोकप्रिय प्रश्नों को बार बार दोहराया जाता है। ये त्रुटियां किसने बताई हैं? हमारी डॉक्टर ब्लूम ने। लोकप्रिय प्रश्नों को बार बार दोहराया जाता है। तीसरा है विभिन्न राज्यों के प्रश्न पत्रों के प्रश्नों में बहुत हद तक एक रूपता पाई जाती है, यानी भेड़ चाल, एक ने रख दिया तो दूसरे ने भी वही रख दिया। विभिन्न राज्यों के प्रश्न पत्रों के प्रश्नों में एक रूपता पाई जाती है। विभिन्न राज्यों के प्रश्न पत्रों के प्रश्नों में एक रूपता पाई जाती है, जो एक पूछ रहा है वही दूसरा पूछ रहा है। अगला है हमारा ये त्रुटि कि ऐसा नहीं होना चाहिए, जिससे बालक रट्टू तोता हो जाता है। चौथा है अधिकांश प्रश्नों के बारे में परीक्षा समय से कुछ पहले सामान्यतः अनुमान कर लिया जाता है। हम कहते हैं जैसे इम्पोर्टेंट, मैडम इम्पोर्टेंट लगवा दो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अधिकांश प्रश्नों के विषय में परीक्षा से पहले अनुमान कर लिया जाता है। ठीक है, अनुमान कर लिया जाता है। पांचवा है प्रश्न पत्रों में आए प्रश्न पत्र अधिकतर प्रचलित परंपरागत टाइप के होते हैं। प्रश्न पत्रों में आए प्रश्न
परंपरागत प्रकार के होते हैं। परंपरागत होते हैं, ट्रेडिशनल। हाँ, ये आया है तो ये इम्पोर्टेंट है, अगली साल भी यही आ गया, नहीं दूसरी साल, एक साल छोड़ के दूसरी साल वही आ जाएगा। अगला है छठा, अधिकांश छात्रों द्वारा प्रश्नों के उत्तर देने में अवसर तत्व का प्रभाव अधिक पाया जाता है, अवसर मौका देखा जाता है। सार्वजनिक परीक्षाओं में प्रयुक्त ये प्रश्न पत्र विषयनिष्ठ अविश्वसनीय होते हैं। सार्वजनिक प्रश्नों अविश्वसनीय होते हैं कई प्रश्न। तो ये सारी त्रुटियां हैं, बहुत सारी त्रुटियां हैं, ये परीक्षा में पाई जाती हैं, वर्तमान परीक्षा में पाई जाती हैं, जो कि छात्र को उद्देश्य प्राप्ति में बाधक होती हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। अब कल अगली क्लास में पढ़ेंगे।